हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेडियोलॉजी इन मेडिको टेक। लास्ट की कुछ क्लासेज में अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में कि एम्स का जो सीआरई एग्जाम होता है उसके बारे में। अभी जो क्लासेज होंगी वो सीआरई एग्जाम के ऊपर ही अपन लेंगे, ठीक है। तो इसमें आज की क्लास में अपन देखते हैं तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, सीआरई एग्जाम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका इस बार एम्स ने सीआरई 4 किया है, ठीक है। एम्स सीआरई 4, ठीक है, जिसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो स्टार्ट है, आप एप्लीकेशन भर सकते हो उसके, और उसका जो एग्जाम है वो लगभग एंड ऑफ दिसंबर में हो सकता है, ठीक है। हालांकि डेट कंफर्म नहीं है, वो टेंटेटिव डेट है उसमें जो दी गई है, लेकिन जनवरी में वो हो जाएगा, पॉसिबल है, ठीक है। आज की क्लास अभी से शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इन एन चेस्ट एपी, ठीक है, ये जो एपी चेस्ट है या फिर जो एक्सरे जिसका अपन एपी चेस्ट करते हैं, चेस्ट का एपी, ठीक है, कौन सा, चेस्ट का एपी व्यू, ठीक है। इन एन एपी चेस्ट रेडियोग्राफ द क्लेविकल्स टिपिकली अपीयर्स, कि एक चेस्ट के एपी व्यू में, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीएक्सआर एपी बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। कि सीएक्सआर एपी में जो क्लेविकल बोन है, ठीक है, जो क्लेविकल बोन है वो कैसी अपीयर होती है, ठीक है, वो कैसी दिखती है, वो अपन ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें कि सबसे पहले कि लोअर एंड एंगल्ड डाउनवर्ड, ठीक है, कि थोड़ी सी नीचे दिखती है, लोअर एंड पे दिखती है, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड क्या होती है, शिफ्ट होती है। ये बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि वो तो अपवर्ड में होती है, ठीक है। दूसरी कि हायर एंड मोर हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही। एपी में क्या होता है कि जो हायर एंड मोर हॉरिजॉन्टली ही होती है, ऊपर होती है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होती है, बिल्कुल सीधी दिखती है। अगर सामने से अपन इसको देखते हैं तो ये क्या दिखती है, हॉरिजॉन्टल दिखती है, ठीक है। जब चेस्ट पी जब करते हैं तो पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो कुछ ऐसी हो जाती है जिसमें थोड़ी सी क्या दिखती है, उठी हुई दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे हायर ऊंची दिखेगी, मतलब कि ऊपर दिखेगी, और मोर हॉरिजॉन्टल ज्यादातर क्या दिखेगी, हॉरिजॉन्टल दिखेगी। नॉट क्लियरली विजिबल, ऐसा तो है नहीं कि ये जो विजिबल तो होती है, ठीक है। इरेगुलर एंड काउंटर सजेस्टिव पॉसिबल फ्रैक्चर, कि इरेगुलर इन काउंटर मतलब शेप में इरेगुलर होना, ठीक है, जैसे ऊपर नीचे हो गई हो, या फिर उसमें फ्रैक्चर्स दिखना, ठीक है। ये जो सारे ऑप्शन है वो गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, बी ऑप्शन सही है। ये क्या दिखती है, ऊंची होती है, ऊपर होती है, और क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, क्या, क्लेविकल बोन, ठीक है। क्योंकि चेस्ट एपी में पेशेंट बिल्कुल सीधा रहता है, दोनों हाथ जो है वो साइड में क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, जबकि पीए में दोनों हाथ जो है वो यहाँ पे रहेंगे, और जो शोल्डर्स है वो क्या होंगे, आगे की तरफ, उनको अपन क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, जिससे स्कैपुला सेपरेट हो सके। तो यहाँ पे ये सही है। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमआरआई सीक्वेंस इज मोस्ट सेंसिटिव टू ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स कॉज्ड बाय मेटल, कि कौन सी वो एमआरआई की सीक्वेंस है, वो कौन सी एमआरआई की सीक्वेंस है जिसमें मेटल के द्वारा अपने को क्या दिखते हैं, आर्टिफैक्ट दिखते हैं, ठीक है। कौन सी सीक्वेंस में मेटेलिक आर्टिफैक्ट, और ये मेटेलिक आर्टिफैक्ट जो होते हैं ये बहुत स्मॉलर भी हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं, स्मॉलर भी हो सकते हैं, या फिर इसमें सस्पेक्टिबिलिटी होती है कि कोई भी एक शेडो जो कि मेटल की तरह व्यवहार कर सकती है वो आर्टिफैक्ट जनरेट कर सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं कि सबसे पहले है DWI। DWI जो होती है ये क्लियरली अपने को डिफ्यूजन में दिखाती है, ठीक है, सॉरी, इसमें क्या देखते हैं अपन, डिफ्यूजन देखते हैं, ना कि अपन क्या देखते हैं, मेटेलिक आर्टिफैक्ट इसमें देखते हैं। क्या दिखाती है ये, डिफ्यूजन चेंजेस दिखाती है, जो कि इनके लिए क्या होती है, सेंसिटिव होती है, ना कि मेटल ऑब्जेक्ट्स के लिए। फ्लेयर, फ्लेयर जो होती है ये किसके लिए होती है, जो फ्लेयर होती है ये CSF को सप्रेस करती है, इसको CSF को सप्रेस करती है, ठीक है, CSF को सप्रेस करती है। जबकि जो स्टीयर होती है, स्टीयर क्या काम करती है, स्टीयर जो है ये फैट सप्रेशन का काम करती है, ठीक है, फैट सप्रेशन का काम करती है, फिर इसमें ये फैट को क्या करती है, सप्रेस करती है और उसकी इमेज बनाती है। जो GRE होती है यहाँ पे राइट आंसर होता है। GRE में अपन क्या करते हैं, ये मेटल से क्या होती है, सस्पेक्टिबिलिटी में होती है, ठीक है, जो कि एक छोटा सा जो सिमिलर होता है मेटल की जैसा, उसको भी क्या करती है, सस्पेक्ट करती है, उसको भी क्या करती है, मेटल की तरह क्या करती है, व्यवहार करवा देती है। फिर उसका अपने को जैसे कि इमेज में जो सिग्नल्स आते हैं, जो MR सिग्नल्स आते हैं वहाँ पे डिस्टोर्शन होते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको क्या बोलते हैं अपन, वॉइड्स बोलते हैं उनको, मेटल वॉइड या फिर सिग्नल वॉइडिंग बोलते हैं, ठीक है,
मेटल वॉइड, या फिर यहाँ पे एमआर में सिग्नल में वॉइडिंग होना, या फिर जो एमआर सिग्नल्स होते हैं उनमें फ्लक्चुएशन होना, या फिर उनका सप्रेस हो जाना। ठीक है, तो जीआरई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रेडियंट रिकॉल्ड इको, ग्रेडियंट रिकॉल्ड इको। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट जीआरई जो होती है इसमें मेटल और जो कैल्सिफिकेशन होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल्स को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, सिग्नल्स को क्या करते हैं, वॉइड करते हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर कौन सा होता है, जीआरई होता है, जिसमें क्या होते हैं, मेटल के जैसे जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो जनरेट होने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई कैल्सिफिक टुकड़ा आ गया, कोई कहीं पे कैल्सिफिकेशन है, या फिर कोई छोटा छोटा मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके लिए क्या होती है, सेंसिटिव होती है। ठीक है, कोई छोटी सी भी मेटल अगर है तो जीआरई में अपने को दिख जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डज ए डायकॉम हेडर कंटेन। ठीक है, कि जो डायकॉम हेडर होता है वो क्या क्या चीजें कंटेन करता है। ठीक है, वो कंटेन करता है क्या। अब ये डायकॉम हेडर है क्या, कि मान लो कि कोई एक पेशेंट है, वो अपने पास आया, उसकी अपन ने इमेज ले ली, उसको अपन क्या कर रहे हैं, पैक्स में कर रहे हैं। ठीक है, पैक्स में भेज रहे हैं। पैक्स में जो होता है वो इमेज डायकॉम में क्या होती है, स्टोर होती है, या फिर डायकॉम के फॉर्म में स्टोर होते हैं। डायकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। ठीक है, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। और जो पैक्स की होती है वो होती है पिक्चर आर्चिविंग कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो डायकॉम होता है, ये इसका हेडर जो होता है वो कौन सी इंफॉर्मेशन वहां पे कंटेन करता है। ठीक है, अब ये हेडर चीज क्या होती है, कि मान लो कोई पेशेंट आया, उसको अपन स्टोर कर रहे हो उसकी इमेज को, जो कंप्यूटर में जो फाइल बनती है, ठीक है, उस फाइल के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन होती है, कि या तो पेशेंट का नाम होना चाहिए वहां पे, वो दिख सकता है, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, वो चीजें वहां पे हो सकती है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हेडर बोलते हैं। ठीक है, अगर अपन हेडर वगैरह ना लिखे तो पेशेंट का पता ही नहीं चल पाएगा कौन सा है। तो पहला ऑप्शन रहता है ओनली इमेज पिक्सल डेटा, कि इमेज का जो पिक्सल डेटा होता है वो ही होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि फिर सारा पिक्सल डेटा लगभग सेम हो जाएगा। कि मान लो कि दो पेशेंट आए, चेस्ट एक्सरे किया उनका, तो दोनों का पिक्सल डेटा लगभग सेम हो जाएगा, उसे पहचान नहीं पाएंगे कौन सा पेशेंट। फिर है कि ओनली पेशेंट डेमोग्राफिक। ठीक है, पेशेंट के ओनली डेमोग्राफिक्स होते हैं, कि पेशेंट के ओनली डेमोग्राफिक्स ले लिए। ठीक है, एक होता है कि मेटा डाटा। मेटा डाटा जो होता है इसमें पेशेंट की बहुत सारी जानकारी होती है, जैसे कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन, पेशेंट का नाम, उसकी एज, ठीक है, उसका जो मेल है या फीमेल है, उसकी स्टडी डिटेल्स की, कौन सी अपन ने स्टडी की है, चेस्ट की है, सिटी की है, जो भी है। ठीक है, एंड एक्विजिशन पैरामीटर्स की, जो एक्विजिशन के पैरामीटर्स हैं वो भी अपने को इसमें दिखते हैं। कि जैसे एक सबसे जो इजी एग्जांपल होता है वो होता है कि बहुत लोग सिटी स्कैन में जब काम करते हैं तो डॉक्टर्स जो होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट, उनके पास से डायकॉम फाइल्स मंगवाते हैं किसी भी पेशेंट की। ठीक है, जो उनको अपन किस में भेजते हैं, डायकॉम के थ्रू भेजते हैं। ठीक है, तो उन फाइल्स को अपन एक फाइल में स्टोर करते हैं। जो इमेजेस होती हैं अपने पास जिस किसमें, पैक्स वाले सिस्टम में, उनको किसमें, डायकॉम में स्टोर करते हैं, उसका रिनेम करते हैं। ठीक है, सारी इमेज आ जाती है, तो उसको अपन क्या करते हैं, सप्रेस करके भेजते हैं, कंप्रेस करके भेजते हैं। जब वो डॉक्टर के पास खुलती है तो वो अपनी तरह ही खुलती है, सेम टू सेम जैसे अपने पास खुल रही है। ठीक है, उन इमेजेस में कि कौन सी पॉइंट पर, कौन से पिक्सल में कितने सिटी नंबर है वो भी अपने को दिखता है। ठीक है, कितना वहां पे जो पिक्सल है, वोक्सल है, वो सारे उनकी लोकेशंस वहां पे होती है। ठीक है, कौन से नंबर की इमेज है, वो सारी चीजें होती है। तो इसमें मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा क्या होता है, कि पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट का नाम, उसकी एज, ठीक है, उसका सेक्स, कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, और उसका जो एग्जामिनेशन नेम होता है, कि जब मान लो कि सिटी में अपन एचआर सिटी करते हैं, सिटी हेड करते हैं, ठीक है, सिटी एब्डोमेन कर दिया, एनसीसीटी एब्डोमेन, केयूबी, यूरोग्राफी, बहुत सारे करते हैं। ठीक है, इसके तो इसमें क्या होता है, जो राइट आंसर होता है, डायकॉम में जो हेडर होता है वो पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, कि अगर अपन यहाँ से डायकॉम बना के भेज रहे हैं अगले वाले सिस्टम में, तो वहां पे एज इट इज अपने को दिखेगा। ठीक है, कि जो अपन ने यहाँ पे देखा है एज इट इज, सिटी नंबर भी दिखते हैं, कि कौन सी इमेज में, कि बोन के सिटी नंबर ये है और ऑक्सीजन के ये हैं, वो भी अपने को वहां पे दिखते हैं। लास्ट आता है फाइल कंपैरिजन इंफॉर्मेशन, कंपैरिजन इंफॉर्मेशन, ये नहीं होता। तो बेसिकली एक जो डायकॉम हेडर होता है, या फिर एक जो भी डायकॉम इमेज होती है, ठीक है, जो भी डायकॉम इमेज होती है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है उसके हेडर में, वो सारी की इंफॉर्मेशन होती है जो अपन ने डायकॉम बनाते टाइम में अपने पास थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल अल्ट्रासाउंड। कि मेडिकल अल्ट्रासाउंड जो है, ठीक है, अरे यूएसजी में जो अपन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स यूज करते हैं, अभी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो होते हैं ये अपन ट्रांसड्यूसर में यूज करते हैं। ट्रांसड्यूसर मतलब प्रोब, जिसको डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट के शरीर के ऊपर रगड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, यूज करते हैं इनको। तो ये जो होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो होते हैं, फिर मटेरियल होता है, ये किसके बने होते हैं, बेसिकली मेडिकल यूएसजी में, ठीक है। हालांकि और भी चीजों के बने हो सकते हैं, तो मेडिकल यूएसजी में किसके बने होते हैं, ठीक है। तो ये किसके बने होते हैं, पाइजो इलेक्ट्रिक सॉरी लेड जिरकोनेट टाइटनेट, ठीक है। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर जो पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, लेड जिरकोनेट टाइटनेट के बने होते हैं, ठीक है। पी और टी, लेड जिरकोनेट टाइटनेट के ये बने होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम सिंपल होता है। ये किसके ऊपर काम करते हैं, ये सॉरी पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्या कार्य करते हैं, ये काम करते हैं। अभी पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता ये है कि जब अपन यूएसजी बनाते हैं, ठीक है, यूएसजी में जब अपन क्या बनाते हैं, साउंड वेव या फिर अपन जो अल्ट्रासोनिक वेव्स बनाते हैं, या फिर सोनो वेव्स बना रहे हैं अपन, ठीक है, सोनो वेव्स जो बना रहे हैं वो कैसे बनेंगे। सबसे पहले ये प्रोब है, प्रोब में अपन ने ये लगा दिया, ठीक है, ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स लगा दिया जो किसके बने होते हैं, लेड जिरकोनेट टाइटनेट के बने होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपन ने लगा दिया। चलो, तो ये प्रोब जो होता है ये इलेक्ट्रिक वायर से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। अभी इस इलेक्ट्रिक वायर में क्या आएंगे, वोल्टेज आएंगे, ठीक है। ये वोल्टेज जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी या फिर अल्ट्रासोनोवेव या फिर सोनोवेव्स में या फिर साउंड वेव में कन्वर्ट करने का काम करता है। किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये साउंड वेव जो होती है ये नॉन हियरेबल होती है, ठीक है। यूएसजी में क्या होता है कि साउंड वेव बियॉन्ड द हियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 किलो हर्ट या फिर 20 मेगा हर्ट तक हो सकती है, ठीक है, जहां तक वो क्या पहुंच जाती है, नॉन हियरेबल बन जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के जो इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आ रहे हैं, उनको एक किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और फिर वापस से ये इन मैकेनिकल सिग्नल्स को किसमें, इलेक्ट्रिक डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो होते हैं किसको बने होते हैं, ये लेड जिरकोनेट टाइटनेट के बने होते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज के ये शुरुआत में बनते थे, जिनको अपन बेसिकली यूज नहीं करते, सिलिकॉन के नहीं बने होते हैं, और गैलियम आर्सेनाइड के भी नहीं बने होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन ए टिपिकल पैक्स, एक टिपिकल पैक्स वर्क फ्लो विच कंपोनेंट सेंड इमेज टू द पैक्स सर्वर, ठीक है, कि एक पैक्स सिस्टम है, अपन ने एक पैक्स सिस्टम बना दिया, चलो ठीक है, अपन ने एक पैक्स सिस्टम बनाया कि अपने पास एक हॉस्पिटल है, ठीक है, अपने पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसको अपन पैक्स से कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने पास कुल मिला के 10 डॉक्टर है, 10 कंसल्टेंट है, ठीक है। अपन ने यहाँ से एक इमेज ली, उसको अपन ने किस में, पैक्स में डाल दिया, वो सबको दिख रही है, ठीक है। तो पैक्स का जो ये सर्वर है, मेन सर्वर है, इस मेन सर्वर में ये इमेज भेज कौन रहा है, ठीक है, भेज कौन रहा है, या फिर वो इमेजेस कहाँ से आ रही है, वो अपने को बताना है। तो पहला है रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये नहीं होता, रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये चीजें नहीं होती, उसमें अलग इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, पेशेंट्स के बारे में या फिर जो अपने पास जो मॉडलिटीज होती हैं उनके बारे में, ठीक है। फिर हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी नहीं होता, ठीक है। वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन पे तो अपन काम करते हैं, इमेजेस को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। फिर कौन सा आता है लास्ट, इमेजिंग मॉडलिटीज, कि जो इमेजेस होती है वो कहाँ से आ रही है, उन इमेजिंग मॉडलिटी से कैप्चर होके कहाँ पे जा रही है, पैक्स में जा रही है, ठीक है। और वो इमेजिंग मॉडलिटीज कौन सी हो सकती है, सीटी स्कैन हो सकती है, एमआरआई हो सकती है, एक्सरे भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कि जो पैक्स सिस्टम अपन लगाते हैं, पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो अपन लगाते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो इमेज है,
ठीक है, उसको अपन मल्टीपल जगह पे एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने पास कोई पेशेंट आया, उसकी अपन फिल्म बनाएंगे, फिल्म के बाद वो बेचारा लेता घूमेगा। ठीक है, अपन एक इजी सा ऐसे में बना देते हैं कि एक पेशेंट आया, उसकी अपन ने इमेज कैप्चर की, उसकी इमेज को अपन बैठे बैठे एक बटन दबाएंगे और वो सबके पास क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, पैक्स बोलते हैं, पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब ये पैक्स के लिए जो इमेज पैक्स सर्वर पे जो जा रही है, ठीक है, पैक्स सर्वर पे जो इमेज दिख रही है, वो इमेज आ कहां से रही है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, वो कहां से आ रही है, वो आ रही है इमेजिंग मॉडलिटीज, इमेजिंग यूनिट्स से आ रही है, इमेजिंग एप्लीकेशन से आ रही है। और वो एप्लीकेशन कौन से होते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, ये होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है कि गैंट्री टिल्ट, ठीक है, कि गैंट्री टिल्ट इन सिटी इमेजिंग इज प्राइमरली यूटिलाइज्ड टू, ठीक है, कि जो गैंट्री का जो टिल्ट होता है वो कितना होता है, प्लस माइनस 30 डिग्री अपन उसको बेसिकली लेते हैं, या फिर अपन 30 डिग्री उसको लेते हैं, मैंने परसेंटेज लगा दिया। ये कितना होता है, 30 डिग्री अपन गैंट्री टिल्ट लेते हैं। अब ये टिल्ट बेसिकली ले क्यों रहे हैं, ठीक है, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो गैंट्री टिल्ट ले रहे हो वो किस उद्देश्य ले रहे हो, कि पहला उद्देश्य उसका है क्या। ठीक है, उसका उद्देश्य जो है वो क्या होता है, पहला कि रिड्यूस बीम हार्डनिंग एंड आर्टिफैक्ट, कि बीम की हार्डनिंग को रिड्यूस करना, ठीक है, या फिर बीम और आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, अब ये जो बीम हार्डनिंग और आर्टिफैक्ट जो होते हैं ये बेसिकली कोलिमेशन और फिल्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये इसका ये राइट आंसर नहीं होता। तो फिल्ट्रेशन और कोलिमेशन अपना ठीक है, तो बीम हार्डनिंग और आर्टिफैक्ट वगैरह नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट क्या होते हैं कि पेनुम्ब्रा का बनना, स्कैटर रेडिएशन का बनना। तो उस स्कैटर रेडिएशन को रिमूव किससे करते हैं अपन, फिल्ट्रेशन से करते हैं, एक प्रॉपर कोलिमेशन से करते हैं। तो ये आंसर नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, अवॉइड इरेडिएशन ऑफ रेडियो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स सच एज द लेंसेज ऑफ द आई। ठीक है, कि हाँ देखो, इंसानों की अपन सिटी स्कैन कर रहे हैं। अब इंसानों में जो सेंसिटिव एरियाज जो होते हैं, सेंसिटिव सेल्स जो होती हैं, ठीक है, आंखें जो होती है उनमें जो कॉर्निया वगैरह होते हैं वो क्या होती है, मोर सेंसिटिव होती है। और इन्हीं को अगर गैंट्री को एक एंगल पे फिक्स कर दे तो वो क्या होती है, उस रेडिएशन की एक्सपोजर से क्या होती है, बच जाती है, डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, अवॉइड इरेडिएशन टू रेडियो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स, की जो रेडियो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं ह्यूमन बॉडी में उनको इससे बचाना, रेडिएशन से बचाना, या फिर रेडिएशन का जो मैक्सिमम डोज होता है वो टिल्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि लेंसेज ऑफ द आई, फीमेल्स में अपन इसको ब्रेस्ट में लेते हैं, लेकिन लेंसेज अपन मोस्ट कॉमनली लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज द लॉन्गिट्यूडनल स्कैन कवरेज, ये लॉन्गिट्यूडनल स्कैन कवरेज जो होता है ये इसमें नहीं होता, वो गैंट्री की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर जो टेबल की मूवमेंट होती है, काउच की मूवमेंट, उसके ऊपर भी रहता है। ठीक है, इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डिटेक्टर अरे, डिटेक्टर अरे की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए अपन नंबर ऑफ डिटेक्टर, क्वालिटी ऑफ डिटेक्टर पे काम करते हैं, ना कि इसके ऊपर काम करते हैं, गैंट्री के टिल्ट के ऊपर। कि मान लो डिटेक्टर की क्वालिटी बढ़ानी है तो उसके लिए अपन सिंटिलेशन जो मटेरियल्स अपन यूज कर रहे हैं, देखो दो टाइप के अपन सिटी में डिटेक्टर्स यूज करते हैं, एक तो गैस फील्ड और एक होता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। ठीक है, गैस फील्ड में जिनोन गैस भरी होती है, वो दो रोड्स होती है, वो आयनाइज होंगे, फिर वो पीएमटी में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, एक वो होता है। फिर आता है सॉलिड स्टेट वाला, सॉलिड स्टेट में सिंटिलेशन लेयर होती है, फिर पीएमटी वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो मटेरियल्स होते हैं। तो उनमें अगर इंप्रूवमेंट अपन कर रहे हैं तो डिटेक्टर्स वहाँ पे सुधरते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिटेक्टर्स भी वहाँ पे एक मेजर रोल करता है। ठीक है, डिटेक्टर एरे को सुधारने में। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिटेक्टर्स की जैसे एक होती है डबल स्लाइस मशीन, फिर होती है 8 स्लाइस, 16 स्लाइस, 32, 64, ठीक है, 128 वाली। ये तो जैसे जैसे स्लाइस बढ़ते जाती है, नंबर ऑफ स्लाइसेस बढ़ते हैं, वैसे वैसे डिटेक्टर की क्वालिटी बढ़ती है, इमेज की क्वालिटी बढ़ती है। तो अपना जो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो होता है वो क्या होता है, अवॉइड irradiation of radio sensitive structures such as the lens of eyes। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि विच पिच इज इंक्रीज्ड, ठीक है, व्हेन पिच इज इंक्रीज, सॉरी, व्हेन पिच इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 to 1.5 व्हाट टिपिकली हैपेंस। ठीक है, अब बेसिकली ये पिच क्या होती है, PITCH। अब ये जो पिच होती है ये अपन सिटी स्कैन में देखने को मिलती है अपने को, सिटी स्कैन में। ठीक है, सिटी स्कैन में जब भी अपन कोई प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हैं, मान लो कि हेड की सिटी कर रहे हैं, तो जब वो शुरू होता है तब वहां पर भी आता है कि आप पिच कितना रखना चाहते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो पिच होता है ये क्या होता है कि ये रही अपनी गैंट्री, ठीक है, और ये रहे काउच। ठीक है, ये रहा क्या, काउच। अब ये गैंट्री में क्या है, ट्यूब है,
और डिटेक्टर है। तो एक उनका जो रोटेशन होगा, उस रोटेशन के हिसाब से ये कितनी ट्यूब अंदर जा रही है, ठीक है। ये जो काउच होता है, सॉरी, ये काउच जो होता है ये कितना अंदर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पिच बोलते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन काउच मूवमेंट एंड ट्यूब एंड जो डिटेक्टर होता है उसकी मूवमेंट। तो हर एक रोटेशन के अनुसार ये जो काउच होता है ये कितना अंदर जा रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। पिच जो होती है ये क्या होती है, नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है, अंडर स्लाइस थिकनेस। स्लाइस थिकनेस ये क्या होती है, पिच होती है, ठीक है। कि पिच जो होती है ये नंबर ऑफ रोटेशन एंड स्लाइस थिकनेस के ये जो होता है ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो बेसिकली कि ये जो रोटेशन हो रहा है, मान लो एक रोटेशन इतना हुआ, ठीक है, उसके अंदर जो काउच है वो इतना गया, ठीक है, वो स्लाइस की थिकनेस को डिनोट करता है, ठीक है। कि हर एक रोटेशन के हिसाब से स्लाइस थिकनेस आ जाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पिच बोलते हैं। तो बेसिकली ये चीज क्या होती है, ये होती है कि जो ट्यूब और डिटेक्टर जो मूवमेंट कर रहे हैं उनका जो एक रोटेशन है उसके अंदर काउच कितना अंदर गया है, ठीक है। तो वो जो काउच का जो एरिया होगा वो स्लाइस ऑफ थिकनेस को या फिर स्लाइस थिकनेस को क्या करता है, डिनोट करता है। तो अपने एक सवाल पे आते हैं कि अगर पिच को 1 से 1.5 कर दी जाए, ठीक है, कि एक बार तो कि जो ये काउच मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मतलब कुल मिला के स्लाइस थिकनेस यहाँ पे बढ़ जाना, ठीक है। स्लाइस थिकनेस का बढ़ना मतलब कि रोटेशन फिर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि स्कैन टाइम इंक्रीज, ये बिल्कुल गलत है, कि स्कैन टाइम इसमें ज्यादा होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, कम होगा, ठीक है। कंपैरिजन अगर किया जाए तो कैसे करोगे कंपैरिजन, तो ऐसे करते हैं कि ये काउच है और ये क्या है, गैंट्री है, ठीक है। गैंट्री में एक रोटेशन हुआ उनका, तो अपन पिच 1 ले रहे हैं कि वो तो इतनी आगे बढ़ी, एक अपन इतना ले रहे हैं, ठीक है, इतने ले रहे हैं तो स्लाइस थिकनेस इतनी है। तो इसको कि एक पर्टिकुलर एरिया अगर डिसाइड करें, दोनों में सेम एरिया स्कैन कर रहे हैं तो इसको ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये छोटा स्लाइस थिकनेस निकाल रही है। वहीं पे अगर 1.5 कर दें तो ये इतना निकाल देगी, ठीक है। तो स्लाइस थिकनेस बढ़ गई तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कि स्लाइस थिकनेस का बढ़ना और नंबर ऑफ रोटेशन का कम होना। अगर नंबर ऑफ रोटेशन कम होते हैं तो पेशेंट जल्दी से बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के अपन क्या करते हैं, स्कैन टाइम यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एमए ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं करते, सेम एमए पे भी कर सकते हैं, ठीक है, केवी पे भी अपन सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो बेसिकली यहाँ पे होता है वो स्कैन टाइम को डिक्रीज करना होता है। अगर पिच 1 है तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर पिच 1.5 है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। सीधा सीधा कैसे देखेंगे इसको, सीधा सीधा ऐसे देखेंगे कि अगर स्लाइस थिकनेस बढ़ती है ये बेसिकली अपन स्लाइस थिकनेस को बोलेंगे। पिच बढ़ना तो स्लाइस थिकनेस भी बढ़ेगी, पिच बढ़ेगी तो स्लाइस थिकनेस बढ़ेगी। अगर थिकनेस बढ़ेगी तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और मान लो इतने रोटेशन में इतना अपन स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, इतने, चलो ये हाथ स्कैन करते हैं, इस हाथ के स्कैन में अगर एक पिच लेते हैं तो ये रोटेशन 30 हो रहे हैं वहां पे। अगर 1.5 पिच लेते हैं तो नंबर ऑफ रोटेशन उसके बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैन टाइम डिक्रीज होता है, पिच का बढ़ना स्कैन टाइम का डिक्रीज होना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि फॉर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, फॉर कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड लैरिंजियल एडिमा द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकेशन इज, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट लैरिंजियल एडिमा क्या होता है, पहले तो लैरिंजियल एडिमा के बारे में बात करते हैं। लैरिंजियल एडिमा, अब ये एडिमा होता क्या है, ये जो लैरिंग्स होता है, गला जो होता है उसकी जो म्यूकोसल लेयरिंग होती है, ठीक है, म्यूकोसल लेयरिंग जो होती है उसमें क्या होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, जिसके कारण डिफिकल्टी आने लगती है किसमें, ब्रीदिंग में, ठीक है। ब्रीदिंग क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, जहां पे क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है इन एयरवे में, ठीक है, एयरवे में। और ये कब होता है, ये अपन कब होता है कि जब कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो कि मान लो कोई सीटी कर रहे हैं, अपन सीईसीटी कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, आईवी में कॉन्ट्रास्ट डालते हैं। और ये आईवी कॉन्ट्रास्ट जो होता है ये अपन बेसिकली आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक जो होता है वो आयोहेक्सोल होता है, जिसको अपन ओमनीपैक कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। विजीपैक में आयोडिनोक्सोल होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विजीपैक बोलते हैं। तो मोस्टली अपन ये दोनों यूज करते हैं।
तो मान लो कि इसे पेशेंट को अपन ने वो इंजेक्ट किया, उस इंजेक्शन के दौरान पेशेंट को क्या हुई, एलर्जी हुई, और वो एलर्जी क्या हुई, लेरिंजियल एडिमा हुआ। ठीक है, लेरिंजियल एडिमा हुआ तो पेशेंट क्या है, सडनली चोक होने लग जाएगा, उसको सांस नहीं आएगी, लंबी लंबी सांस भरने लगेगा। ठीक है, म्यूकोसा में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उस दौरान करना क्या होता है, इमीडिएट एक्शन अपने को लेना है। ठीक है, तो कौन सी मेडिकेशन वहां पे देते हैं, वहां पे अपन कौन सी मेडिकेशन देते हैं, IM एपिनेफ्रिन देते हैं। ठीक है, कौन सी देते हैं, IM एपिनेफ्रिन देते हैं। जो IM मतलब कि इंट्रा मस्कुलर एपिनेफ्रिन। जो एपिनेफ्रिन होती है, ये म्यूकोसल जो स्वेलिंग है उसको क्या करती है, रिलैक्स करती है, उसको कम कर देगी। ठीक है, जो ब्रीदिंग का जो एयर वे है उसको क्या करती है, इजीली ओपन कर देती है। ठीक है, और एयर फ्लो को स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एयर फ्लो को स्टार्ट कर देती है, एयर फ्लो चालू हो जाएगा, ये स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और ये जो काम करेगी ये क्या किस में करेगी, कुछ मिनट्स में ही काम स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन होगा। ठीक है, फिर आता है दूसरा IV मिथाइल प्रेडिनिसोन प्रेडिनिसोलोन है। ठीक है, ये जो मेडिसिन होती है, ठीक है, ये जो मेडिसिन होती है ये काम तो करती है, लेकिन ये क्या काम करती है, स्लो काम करती है। सॉरी, मुझे इनके नाम सही ढंग से नहीं आ रहे। ठीक है, फिर आती है नेबुलाइज्ड एड्रेनलिन। ये जो नेबुलाइज्ड एड्रेनलिन होती है ये क्या काम करती है, ये मोर इफेक्टिव होती है सिस्टेमिक इसमें सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस में। ठीक है, उसमें होती है। और जो डाइफेन डाइफेनिड्रामीन जो होती है ये किस में काम आती है, इचिंग में और हाइव्स में काम में आती है। तो बेसिकली अपना जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो कौन सा जाएगा, IM एपिनेफ्रिन हो जाएगा, जो कुछ मिनट्स में ही काम करता है। और वो काम क्या करता है, ये एयर फ्लो को चालू करने का काम करता है, रिलैक्सेशन का काम करता है। जो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे क्रिएट हुई है एयरवे में उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, उसको खोलेगा। ठीक है, मतलब म्यूकोसल स्वेलिंग को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, एडिमा को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया। ठीक है, इंडिया की कौन सी सिटी है, ठीक है, कौन सी इंडियन सिटी है जिसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। और वो सिटी कौन सी है, बेंगलुरु। ठीक है, कौन सी सिटी है, बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिलिकॉन वैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट क्या है, IT हब है, लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये बेंगलुरु को इसने नाम दिया है। ठीक है, और इसका नाम जो है सिलिकॉन वैली क्यों क्यों पड़ा, इसका नाम सिलिकॉन वैली इसलिए करते हैं, अमेरिका में एक सिटी है जिसका नाम क्या है, सिलिकॉन वैली है। ठीक है, सिलिकॉन वैली है, उसको ही इससे अपने बेंगलुरु को उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, इसलिए बेंगलुरु का नाम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया पड़ा। ठीक है, वो सेम एज इट इज उससे कंपेयर इसलिए करते हैं, वो भी क्या है, इन चीजों में आगे। ठीक है, तो बेंगलुरु जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं, लार्जेस्ट IT हब है। अब ये लार्जेस्ट IT हब मतलब इसमें जितनी भी टेक कंपनियां हैं जो टॉप है, विप्रो वगैरह जो भी, TCS वगैरह, टाटा की जो भी, वो सारे क्या है यहाँ पे लगे हुए हैं, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो यहाँ पे है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, लार्जेस्ट IT हब बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म इज प्राइमरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व है वो बेसिकली किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए दिया गया है। ठीक है, वो क्या चीज डिस्क्राइब कर रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व है वो मैं बता दूं कि वो अपने को रिलेशन प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में, एक्सपोजर और डेंसिटी के बीच में। अब वो कैसे करता है वो भी बताएंगे। ठीक है, एक्सपोजर और डेंसिटी के बीच में। ठीक है, तो अभी अपन एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है, फॉग लेवल एंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एफिशिएंसी। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी को बताता है, ये नहीं बताता है इसको। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की एफिशिएंसी ये ग्राफ नहीं बता सकता। ठीक है, वो किसको बताएगा, डेंसिटी, कि उसमें डार्कनेस कितनी है, डिग्री ऑफ डार्कनेस, वो ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट कि इंसिडेंट रेडिएशन एक्सपोजर एंड रिजल्टिंग फिल्म ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है,
ये क्या बताता है, इसको क्या करता है, ये बताता है कि इंसिडेंट रेडिएशन का एक्सपोजर कितना आ रहा है और उसके रिजल्टेड उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कितनी है, कितने आयंस वहां पे बर्न आउट होंगे किसके, सिल्वर हैलाइड्स के। ठीक है, ये उसको बताता है कि मान लो कि अपन ने थोड़ा बहुत एक्सपोजर दिया, उसके अकॉर्डिंग कितने होंगे, फिर एक्सपोजर बढ़ाया, उसके अकॉर्डिंग कितनी डार्कनिंग होगी, और बढ़ाया तो डेंसिटी क्या होगी, वो ये क्या करता है, डिसाइड करता है, वो ये अपने को बताता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग टेम्परेचर एंड कंट्रास्ट वेरिएशन ये नहीं बताता। ठीक है, केवीपी सिलेक्शन एंड पेशेंट एंट्रेंस डोज ये भी नहीं बताता। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताता कैसे है। ठीक है, अब वो इसमें देखते हैं। अब मान लो कि कोई कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ डार्कनिंग, यहाँ पे अपन डेंसिटी ले रहे हैं। मैंने बताया कि ये डेंसिटी और एक्सपोजर में क्या होता है, एक रिलेशन को बताता है कि एक्सपोजर बढ़ेगा तो डेंसिटी कैसे बढ़ेगी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है ये एक एस शेप का कर्व होता है, जिसमें कि जो निचले निचले वाला हिस्सा होता है उसको टो बोलते हैं। अभी ये जो हिस्सा है इसको अपन क्या बोलते हैं, गामा, या फिर शोल्डर बोलते हैं, सॉरी इसको अपन क्या बोलते हैं, शोल्डर, शोल्डर बोलते हैं इसको, सॉरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं, शोल्डर, या फिर स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। और ये जो डी मैक्सिमम अपन यहाँ पे देते हैं, ठीक है, डी मैक्सिमम, इसको क्या बोलते हैं अपन, गामा, या फिर हेड बोलते हैं इसको, टॉप, टॉप ऑफ कर्व। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है ये एक ऐसे शेप का कर्व होता है जो कि एक्सपोजर और डेंसिटी में रिलेशन बताता है। ठीक है, एक्सपोजर समझ गए कि रेडिएशन की मात्रा हो जाएगी, ठीक है, और डेंसिटी क्या होती है, ये होती है डिग्री ऑफ डार्कनिंग, डिग्री ऑफ डार्कनिंग, डार्कनिंग। ठीक है, डिग्री ऑफ डार्कनिंग क्या होती है कि कोई अपन इमेज ले रहे हैं उसमें जो ब्लैक पार्ट दिखता है वो कितना है, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डार्कनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जब एक्सपोजर कम होगा, ठीक है, जब एक्सपोजर कम होगा तो डिग्री ऑफ डार्कनिंग भी क्या होगी, डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। इसको ऐसे समझते हैं कि अपने पास कोई एक रेडियोग्राफिक फिल्म है, ठीक है, रेडियोग्राफिक फिल्म में अपने पास क्या है, सिल्वर हैलाइड्स है, ठीक है, AgBr है, और एक क्या है, AgI है। AgBr ज्यादा होते हैं 90 to 99%, और AgI जो होते हैं 1 to 10% होते हैं। ठीक है, अब जब अपन ने छोटा सा एक्सपोजर दिया तो इसमें तो थोड़े ही आयन तो बर्न आउट होंगे ना, थोड़े ही आयन तो एक्सपोज होंगे ना, मतलब कि जब एक्सपोजर लगेगा तो जो ब्रोमाइड होता है ये किसमें, ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और Ag यहाँ पे बाद में क्या बनता है, वो मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग डेवलपिंग। ठीक है, तो जब कम एक्सपोजर लगेगा तो कम एक्सपोज होंगे। ठीक है, इसके बाद में कि जब एक्सपोजर बढ़ाएंगे, ठीक है, जब एक्सपोजर बढ़ेगा और एक्सपोजर एक सीमित लाइन में बढ़ेगा, ठीक है, एक फिक्स जगह पे बढ़ेगा, तो ये जो डिग्री ऑफ डार्कनिंग है ये भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब डेंसिटी भी बढ़ती है कि जैसे जैसे सिल्वर आयंस एक्सपोज होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, डार्कनेस बढ़ती जाएगी। मतलब कि जितनी ज्यादा रेडिएशन देंगे उतने ज्यादा आयंस क्या होंगे, एक्सपोज होंगे, और वो जो आयन जो एक्सपोज होंगे ड्यूरिंग डेवलपिंग वो ज्यादातर किसमें, मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और वो मेटेलिक सिल्वर कौन सा अपीयरेंस देता है, वो डार्क अपीयरेंस अपने को देता है। ठीक है, इसमें ये समझ गए। अब चलो कि यहाँ पे अपन ने 50 लिए थे, 50 AgBr अपन ने टोटल लिए, ठीक है, पूरे ग्रेन्स कितने लिए, 50 लिए, टोम में कितने हो गए, 5 हो गए, यहाँ तक आने आने में कितने हो गए, ये 45 सारे हो गए। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपोजर अपन देंगे तो 50 के 50 क्या हो जाएंगे, ये सारे बर्न आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जब सारे सिल्वर आयंस बर्न आउट हो गए, सारे एक्सपोज हो गए, इसके बाद में और कुछ भी नहीं है इसके पास में कि जो रेडिएशन को क्या करे, कैप्चर करे और वहां पे डिग्री ऑफ डार्कनिंग दिखा सकते हैं, फिर डेंसिटी को इफेक्ट कर सके। इसके बाद में अपन कितना ही एक्सपोजर बढ़ा ले डेंसिटी नहीं बढ़ने वाली। तो डेंसिटी एक तरीके से एक्सपोजर के ऊपर तो डिपेंड करती है, दूसरा नंबर ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भी डिपेंड रहती है। ठीक है, अगर मान लो कि फिल्म में अपन इतने ही एक्सपोजर आयंस ले रहे हैं, ठीक है, कि अपने पास सीमित है, तो वो एक काफी हद तक जो शोल्डर का जो टॉप पॉइंट होता है वहां तक ही क्या हो सकते हैं, वो एक्सपोज हो सकते हैं। उसके बाद में डी मैक्सिमम जब हो जाएगा तो उसके बाद में जो डेंसिटी है या फिर डिग्री ऑफ डार्कनिंग है वो कंप्लीट नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी ही नहीं। मतलब कि एक फिल्म पूरी काली दिखा दोगे उसके बाद में क्या ही दिखाओगे। ठीक है, वो चीज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं, जो कि क्या दिखाता है अपने को,
इंसिडेंट रेडिएशन एक्सपोजर और रिजल्टेटिंग उसके रिजल्टेड ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर फिल्म में जो डेंसिटी दिखती है, जो डार्कनेस पार्ट दिखता है, वो अपने को शो करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग ए सीआर इमेजिंग प्लेट इज परफॉर्म्ड बाय। ठीक है, कि एक प्रोसेस, देखो आईपी क्या होती है, इमेजिंग प्लेट क्या होती है, पहले तो वो बताते हैं। आईपी इमेजिंग प्लेट, ये फोटो स्टिमुलेबल फोर्स की क्या होती है, एक प्लेट होती है। ठीक है, जिसको अपन किस में यूज करते हैं, सीआर सिस्टम, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में यूज करते हैं। अरे समझ गए ना, कि जो अपन कैसेट लेते हैं, ठीक है, कैसेट को एक्सरे रूम में लेके गए, वहां पे एक्सपोज किया, फिर वो एक ढोलक जैसे या फिर एक पेटी जैसे में डालते हैं ना उसको, वहां पे क्या होती है, वो लेजर से रीड होती है। जो रीड होती है या फिर जो इमेज कैप्चर करती है, वो क्या होती है, आईपी होती है, इमेजिंग प्लेट होती है, फोटो स्टिमुलेबल फोस्फोर की प्लेट होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रैप हो जाएंगे तो लेटेंट इमेज बनेगी। उस लेटेंट इमेज को बाहर कौन निकालता है, लेजर निकालती है। ठीक है, अब लेजर ने निकाल दिया तो उसको फिनिश कौन करेगा, मतलब उस इमेजिंग प्लेट को दोबारा एक्सपोजर के लिए जब उसको इरेज करते हैं तो वो कैसे होता है, कुल मिला के ये पूछ रहा है ये। ठीक है, तो एक आईपी प्लेट को आफ्टर टेकिंग ए इमेज उसको इरेज कैसे करते हैं। ठीक है, पहला है पासिंग इनटू थ्रू ए डेवलपर सॉल्यूशन, की वेट इमेजिंग का तो काम ही नहीं है, सीआर सिस्टम अगर यूज कर रहे हैं तो वेट प्रोसेसिंग का काम नहीं है, तो डेवलपर सॉल्यूशन में नहीं डुबाएंगे। रिप्रोसेसिंग विद लेजर, रिप्रोसेस करते हैं किसके द्वारा, लेजर के द्वारा। लेजर तो आयंस को एक्साइटेड करता है, वो कि ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। ये भी इसका प्रॉपर आंसर नहीं होता। ठीक है, फिर आता है हीटिंग द प्लेट एट हाई टेम्परेचर, कि प्लेट को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, नहीं ये भी नहीं होता। ठीक है, तो होता क्या है, फ्लडिंग द प्लेट विद ब्राइट व्हाइट लाइट, कि जो प्लेट है अपने पास, जो आईपी है, उस प्लेट के ऊपर ऐसे रखी हुई है, उसके ऊपर एक व्हाइट लाइट का फोकस मार दो अच्छा सा। ठीक है, तब वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल इरेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिल्कुल इरेज हो जाएगी और नेक्स्ट एक्सपोजर के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो लेजर जो है बेसिकली उसको रीड करने के काम में आती है। ठीक है, और उसको इरेज करने के काम में क्या आती है, ब्राइट व्हाइट लाइट, एक सफेद व्हाइट लाइट जो कि चमकती हुई, एक तेज फोकस है, ऐसा होता है ना कि आंखें चौंधिया गई। ठीक है, वैसी लाइट उसके ऊपर एक बार मार दो, वो क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास में और भी अपन एम्स के बारे में बात करेंगे, जिससे अपना सीआरए में सिलेक्शन हो जाए। उम्मीद तो यही है। ठीक है, और बाकी आप लोगों का साथ चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।